तो IC 33 हिंदी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। इस पार्ट में हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो पॉइंट है उत्पाद मूर्त। वैसे इस चैप्टर का नाम जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ये किस टाइप के जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं वो होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर उत्पाद मूर्त, जिसे छुआ जा सके। बेसिकली जो वर्ड है वो थोड़ा सा अजीब सा है, मूर्त। नहीं तो इसको इंग्लिश में कहेंगे तो टेंजिबल, जिसको छुआ जा सके। अमूर्त जिसको छुआ ना जा सके, मतलब नॉन टेंजिबल। तो जीवन बीमा में जैसे हमने शुरू में बताया था कि इसके दो मुख्य तत्व होते हैं। प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम में दो पार्ट थे। एक पहला पार्ट जो था वो टैक्स से रिलेटेड चीज़ थी, और यहाँ पर जो है वो सॉरी, उसमें टर्म इंश्योरेंस और सेविंग एलिमेंट, नकदी तत्व था और सुरक्षा तत्व था। लेकिन अब जीवन बीमा के दो तत्व हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एक परिपक्वता लाभ है और एक मृत्यु लाभ है। अगर इसके बारे में बताएं तो थोड़ी सी ये लैंग्वेज हिंदी के कारण थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। नहीं तो परिपक्वता लाभ का मतलब है मैच्योरिटी, और मृत्यु लाभ का है कि डेथ बेनिफिट। ये है मैच्योरिटी बेनिफिट और ये है डेथ बेनिफिट। तो इनको दो मेन पार्ट्स होते हैं। अब जब हम बात करते हैं पॉलिसी कितने तरीके की होती हैं, तो यहाँ पर देखिए अवधि और म्यादी। अवधि का मतलब है किसी पर्टिकुलर म्याद को लेकर। एक अवधि है 15 साल की, 10 साल की, 30 साल की, या म्याद और अवधि एक ही मतलब होता है, और इंग्लिश में इसको टर्म पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। जब हम टर्म पॉलिसी की बात करते हैं तो जैसे हमने कहा कि अभी थोड़ी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एक जो प्रीमियम है उसके अंदर दो तत्व होते हैं। जो पहला पार्ट है वो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं से 10,000 रुपये, तो इसके दो तत्व होते हैं। एक सुरक्षा तत्व, ठीक है, जो कि इंश्योरेंस के लिए होता है, और जो दूसरा है वो सेविंग, बचत, नकदी तत्व, या सेविंग एलिमेंट बोल सकते हैं उसको, सेविंग एलिमेंट। ये प्रीमियम के अंदर होते हैं। ठीक है। अब आप देखेंगे जब ये कहता है टर्म पॉलिसी केवल मृत्यु लाभ, आय सुरक्षा प्रदान करता है, सस्ता प्लान, कोई मैच्योरिटी नहीं। तो कभी भी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर हम प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम में दो पार्ट हैं। एक है टर्म एलिमेंट, रिस्क एलिमेंट बोल सकते हैं उसको, और दूसरा जो था वो है सेविंग एलिमेंट। ये तो किसी नॉर्मल प्रीमियम की बात होती है। लेकिन जब हम टर्म पॉलिसी देते हैं तो उसमें सिर्फ रिस्क वाला प्रीमियम ही होता है, सेविंग एलिमेंट नहीं होता। रिस्क प्रीमियम काफ़ी कम होता है। 10 अगर हम 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं तो आप मानेंगे कि, और ये पॉलिसी 20 साल की है, और 10,000 रुपये इसका ईयरली प्रीमियम है, तो इसमें सेविंग एलिमेंट भी है और टर्म एलिमेंट भी है। सेविंग एलिमेंट इसमें लगभग लगभग 9,500 रुपये होगा, और जो रिस्क है, रिस्क एलिमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, जो सुरक्षा तत्व है, वो 500 रुपये होगा। ये इसके ऊपर कोई मैच्योरिटी नहीं होती। जो टर्म प्लान होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से का होता है, उसमें सेविंग एलिमेंट नहीं होता। कहने का मतलब है केवल मृत्यु लाभ। अगर डेथ होगी तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे, डेथ नहीं होती है तो पैसा जीरो, कोई मैच्योरिटी नहीं। ऐसे प्लान को हम कहते हैं टर्म पॉलिसी या फिर अवधि म्यादी पॉलिसी। फिर एक आता है बढ़ता म्यादी बीमा। ये एक है घटता म्यादी बीमा, एक बढ़ता म्यादी बीमा। घटते के ऊपर हम बात करते हैं पहले। किसी ने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, 20 साल का हाउसिंग लोन है, 20 ईयर्स का। तो जैसे जैसे उसकी टर्म कम होती जाएगी, एक तो टर्म कम होती रहेगी, और दूसरा अगर 20 लाख रुपए का लोन लिया है तो टाइम पीरियड के साथ लोन की वैल्यू भी कम होती है। तो
उसमें 10 लाख रह जाएगी, कुछ समय बाद वो 5 लाख रुपए रह जाएगी। तो जो इंश्योरेंस कवर है उस लोन का, उस ऋण का, तो वो जो इंश्योरेंस कवर है वो कम हो रहा है। तो उस लेकिन टर्म फिक्स थी 20 साल। तो मियादी योजना तो है, म्याद तो फिक्स है 20 साल की, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कवर कम होता जा रहा है इसलिए कहा गया है घटता घटता म्यादी बीमा। टर्म ठीक है, म्याद उतनी ही है, इंश्योरेंस कवर घट रहा है क्योंकि लोन का अमाउंट कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इन्होंने मेंशन भी किया है, ये दो तरह के होते हैं, एक बंधक मोचन और एक होता है ऋण मियादी बीमा योजना। किसी ने 20 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से घर बनाने के लिए 20 साल के लिए, लोन जो है जैसे जैसे टाइम खत्म होगा लोन कम होता जाएगा, तो ये घटता बीमा योजना हो गया। ठीक है, तो इसको हम इस तरह की योजना को हम बोलते हैं ऋण मियादी बीमा योजना। ये घटता मियादी योजना का हिस्सा होता है। एक दूसरी कैटेगरी है बढ़ता मियादी योजना, बढ़ता मियादी बीमा। मतलब म्याद जो है वो उतनी ही रहेगी लेकिन बीमा जो है वो बढ़ता जाता है। इस तरह की कई पॉलिसी एलआईसी में थी, और इस तरह की पॉलिसी का जो एक उदाहरण था जीवन सुरभि करके एक पॉलिसी थी, जिसमें जो अमाउंट था, टर्म थी वो फिक्स थी, म्याद जो थी वो फिक्स थी, लेकिन इंश्योरेंस कवर साल दर साल बढ़ता जाता था। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे कि फैमिली के जो एक्सपेंसेस हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं महंगाई के कारण, परिवार के बढ़ने के कारण। और आप बार बार ऐसा नहीं कर पाते कि बार बार पॉलिसी लें, तो आप ऐसी मियादी योजना लेने की कोशिश करते हैं जिसमें जो कि महंगाई के साथ साथ आपके परिवार के खर्चों के साथ साथ उसकी जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो भी बढ़े। ठीक है, इसके बाद आता है TROP। ये है टोटल रिटर्न ऑफ प्रीमियम कहें या रिटर्न ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की वापसी का प्लान। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ टर्म प्लान पढ़ रहे हैं। टर्म प्लान में जो ये वाला प्लान था जो हमने पहले डिस्कस किया कि सिर्फ रिस्क कवर, क्योंकि अगर हम हाउसिंग लोन के अंदर अगर हम सेविंग एलिमेंट भी डलवाएंगे तो प्रीमियम पहले ही हमारा जो लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो काफ़ी महंगी है, और अगर उसके अंदर हम सेविंग एलिमेंट वाला कोई नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं तो वो और महंगी पड़ती है। इसीलिए हम इसमें घटता मियादी बीमा योजना लेना प्रेफर करते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो लेना प्रेफर करते हैं। बढ़ता ऑप्शन भी अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ प्लान ऐसे लोग प्रेफर करते हैं, भले ही हम एग्जाम्पल 2 लाख का लेते हैं, 2 लाख के ऊपर हर साल भले ही हम 500 रुपये दे रहे हैं, और अगर हमने 20 साल तक भी प्रीमियम पे किया और कुछ नहीं होता है तो हमारे 10,000 रुपये जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जो टर्म इंश्योरेंस है पहले तो वो 2 लाख रुपए के नहीं होते, इसका अगर 20 लाख कर लिया जाए तो आप देखेंगे कि 5,000 रुपये की हम बात कर रहे हैं 20 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं 1 लाख रुपया ज़ीरो हो जाता है। तो कुछ लोग चाहते हैं इस तरह की पॉलिसी कि जब मैच्योरिटी आए तो प्रीमियम जितना भी पे किया है ये 1 लाख रुपया उनको वापस मिल जाए। अब आप समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे हमने कहा था प्रीमियम में दो एलिमेंट हैं, एक आपका रिस्क कवर के लिए, एक आपका सेविंग एलिमेंट के लिए। रिस्क कवर वाला सबसे सस्ता पॉलिसी थी क्योंकि 500 या 20 लाख के लिए 5,000 आ रहा था, लेकिन जब वो कहता है कि मेरे को प्रीमियम भी वापस चाहिए तो कहीं ना कहीं वो सेविंग एलिमेंट इसमें डालने की बात करता है। और जब सेविंग एलिमेंट आएगा तो इसका मतलब आपको पैसे ज़्यादा सेव करने पड़ेंगे। इंश्योरेंस के अलावा आप पैसा मैच्योरिटी पे चाहते हैं, इसका मतलब आपको सेविंग एलिमेंट चाहिए। तो उस टाइप की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को हम कहते हैं प्रीमियम की वापसी प्लान। केवल मृत्यु अगर हो जाती है तो डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती है और टर्म पूरी हो जाती है, 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 20 साल पूरे हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, जो 1 लाख रुपए दिया उसको वो वापस चाहिए, तो उसके लिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम या प्रीमियम की वापसी वाला टर्म प्लान लिया जा सकता है। ठीक है, एलआईसी में भी ऐसे प्लान्स हैं जो इस टाइप के होते हैं। फिर एक जो टर्म प्लान के बाद दूसरी आती है आजीवन बीमा। आजीवन बीमा को कह सकते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पूरी जिंदगी।
ठीक है, मतलब इसको कहेंगे आजीवन को हम कह सकते हैं होल लाइफ। जब तक आप जी रहे हैं तब तक वो आपको कवर करेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी क्लॉज हैं। आजीवन बीमा में केवल मृत्यु लाभ पूरे जीवन का सुरक्षा प्रदान करेगा, ऋण भी उपलब्ध है। ये आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर केवल मृत्यु लाभ पूरे जीवन का सुरक्षा है। इसमें जो आमतौर पर मैच्योरिटीज होती थी वो काफी टाइम के बाद होती थी, नॉर्मली 40 साल। जो आजीवन बीमा है उसमें नियरली 40 ईयर्स की टर्म्स रखते हैं, 40 साल की टर्म या फिर 80 पे मैच्योरिटी। तो इसमें आजीवन में दो तरह की कंडीशंस आती थी कि एक तो मैच्योरिटी के साथ भी, अभी हम बात कर रहे हैं होल लाइफ प्लान की। होल लाइफ में दो हैं, एक जिसमें परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, और दूसरी वाले में सिर्फ होल लाइफ इंश्योरेंस, मतलब पूरी जिंदगी का सिर्फ इंश्योरेंस कवर चलेगा, इस टाइप की। लेकिन आजकल ये प्लान्स जो हैं इतने पॉपुलर नहीं हैं, क्योंकि टर्म जो है 40 साल तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है, तो 40 साल लोग बाग वेट नहीं करते, तो इसलिए पॉपुलर नहीं थे। लेकिन क्योंकि इन पॉलिसीज़ में आपने 40 साल इन्वेस्टमेंट करनी थी या 40 साल के बाद आपका पैसा आपको वापस मिलना था, चाहे वो मैच्योरिटी हो चाहे वो इंश्योरेंस हो, तो मैच्योरिटी के रूप में इनका जो बोनस है इन पॉलिसीज़ का वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता था। क्योंकि अगर LIC की ही बात करें तो सीधी सी बात है, ये पॉलिसी LIC में ही हो सकते हैं, क्योंकि LIC ही 1956 से है। किसी दूसरी कंपनी को 10-12 साल 14 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो ये जो प्लान्स हैं ये LIC में ही हैं, और थे बेसिकली, अब है नहीं, थे। इसमें क्या होता था कि LIC मैक्सिमम बोनस देती थी, और वो बोनस इतना होता था कि जितना प्रीमियम है उसका भी डबल बोनस हर साल ऐड करती थी। तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लान LIC के रहे हैं। इसके बाद आप देखिए, एक है एंडोमेंट प्लान। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें तो यहाँ पर एंडोमेंट प्लान की हम बात कर रहे हैं। एक थोड़ा सा इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे हम। एंडोमेंट का मतलब जिसमें एंड में पैसा मिले, आखिरी में। एक हमने प्लान लिया यहाँ से और शुरू करके यहाँ तक एंड, अगर हमने 0 से 20 साल की पॉलिसी ली तो जब एंड में पैसा मिल रहा है वो है एंडोमेंट प्लान। ठीक है, उसको हम बंदोबस्ती, किसी चीज का बंदोबस्त करने के लिए, क्षतिपूर्ति एंडोमेंट। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, डेथ बेनिफिट भी होता है, मैच्योरिटी भी होती है, और लोन भी होता है। जैसे हमने कहा था पहले कि अगर हम 2 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं, 10,000 रुपए की किस्त है, उस किस्त में एक तो आपका रिस्क प्रीमियम भी है और दूसरा सेविंग एलिमेंट भी है। तो एंडोमेंट में दोनों ही चीजें होती हैं, रिस्क भी होता है, सेविंग भी होती है। इन केस कोई दुर्घटना हो जाती है कभी भी बीच में, तो 2 लाख रुपए प्लस बोनस ये मिलता है, क्योंकि रिस्क, 2 लाख रुपए के लिए रिस्क और सेविंग के हिसाब से बोनस अमाउंट मिलता है। और अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं होती, मैच्योरिटी तक जाते हैं, तो आपका 2 लाख रुपए जो आपने पे किया वो प्लस टोटल बोनस मिलता है। तो एंडोमेंट में या बंदोबस्ती कहें, लोग बाग इस तरह की पॉलिसी कब लेते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की शादी के लिए, बिजनेस सेटअप के लिए। बेसिकली वो स्टार्टिंग की एज से ही अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की बंदोबस्त करने की जो कोशिश करते थे, इसीलिए इसका नाम बंदोबस्ती पड़ा। एंड में पैसा मिल रहा है और बंदोबस्त हो रहा है उसका, तो वो। और क्षतिपूर्ति इसमें क्लियरली मेंशन है कि बीच में अगर डेथ हो जाती है तो भी पैसा मिलेगा। अभी बंदोबस्ती में भी योजना के रूप, इसमें भी क्या होता है, दो तरह से इन्होंने पॉलिसीज निकाली हुई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो एंडोमेंट है उसमें किस तरह के बेनिफिट्स कस्टमर को मिलते हैं। यहाँ पर बंदोबस्ती के नीचे धन वापसी पॉलिसी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अलग कैटेगरी है। हम पहले बात करते हैं बंदोबस्ती में दो तरह की पॉलिसियाँ होती हैं। एक होती है सहभागी सममूल्य, एक होती है असहभागी पॉलिसी। इसका मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि अगर हमने एक एंडोमेंट पॉलिसी ली 0 साल से लेकर 20 साल के बीच में, हम ये चाहते हैं कि हमने अपना प्रीमियम दिया, 10,000 रुपये प्रीमियम हम दे रहे हैं, तो सहभागी वो होती है कि जितना प्रीमियम आपने दिया उसमें आपको बोनस भी मिलता है और कवरेज भी मिलती है, रिस्क कवर भी रहता है।
तो इसको बोलते हैं, जिस पॉलिसी में बोनस एलआईसी देती है उसको बोलते हैं सहभागी या विद प्रॉफिट पॉलिसी। इसमें जो कस्टमर को प्रॉफिट भी हो रहा है। और कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं जिसमें वो प्रॉफिट नहीं चाहते, सिर्फ वो एंड में पैसा जोड़ना चाहते हैं और कहते हैं हमें सिर्फ अपना पैसा ही मिल जाए, हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर अगर 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी, 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, 20 साल बाद इसको 5 लाख रुपए मिल रहे थे। तो ये विद प्रॉफिट पॉलिसी, जिसमें कि बोनस ऐड होता था, बोनस में आप सहभागी होते थे तो 5 लाख रुपए मिलते थे। दूसरी जो है यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नॉन पार्टिसिपेटिंग, असहभागी पॉलिसी। इसमें अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपए दिए हैं तो आप कहते हैं कि मुझे वो पॉलिसी चाहिए जिसमें बोनस नहीं मिलता, बोनस में आपकी हिस्सेदारी नहीं होती। अगर आपने 2 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो मैच्योरिटी पे 20 साल की अगर पॉलिसी है, हर साल 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो 20 साल के बाद सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिला। तो इसको हम कहेंगे असहभागी, मतलब इसके ऊपर कोई बोनस जो था वो नहीं मिला। तो ऐसी एंडोमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पार्टिसिपेटिंग सहभागी पॉलिसी, नॉन पार्टिसिपेटिंग असहभागी पॉलिसी। इसमें सिर्फ आपको अपना अमाउंट ही मिलता था। ठीक है, तो ये कंपैरेटिवली ये वाली जो पॉलिसियां होती हैं असहभागी, इसमें सेविंग एलिमेंट हमने एलआईसी को नहीं दिया, सिर्फ अपना अमाउंट दिया, तो उससे हमें कम प्रीमियम 10,000 की बजाय यहाँ शायद 6,000 रुपया ही हमें एलआईसी को देना पड़ेगा। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग का ये एग्जाम्पल था। अब एक जो केस है यहाँ पर वो मनी बैक पॉलिसी का है। तो मनी बैक पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती, उनका अलग सिस्टम होता है वर्किंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है, मनी बैक को जब बोलते हैं तो मनी बैक का मतलब हो गया धन वापसी पॉलिसी। पॉलिसी में आवधिक रूप से वापसी होगी। आवधिक रूप का मतलब एक टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड कर दिया। अब ये कई बार जैसे 4, 8, 12, 16 और 20, मतलब उन्होंने एलआईसी में आपने एक पॉलिसी कराई 2 लाख रुपए की, तो उसमें आपको कहते हैं कि चाहे इसका 10,000 रुपये इंस्टॉलमेंट है, वो कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पे करते रहिए, इसके बाद 4 साल के बाद आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, फिर 20,000 रुपये मिलेंगे, फिर 20,000 रुपये मिलेंगे, फिर 20,000 और फिर मैच्योरिटी मिलेगी। तो इस तरह की जो पॉलिसी है जो एक फिक्स अवधि पर एक फिक्स अमाउंट आपको वापस करती हैं, उनको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं, धन वापसी पॉलिसी बोलते हैं। इसमें आवधिक रूप से, ये समझने की जरूरत है, आवधिक रूप का मतलब है एक फिक्स अवधि तक के रूप में, एक फिक्स अवधि के बाद आपको एक फिक्स अमाउंट वापस मिलेगा। तो अब तक हमने 2 पॉलिसियां पढ़ी हैं मेजर तरीके से देखे जाए तो, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ी, एक ने हमने होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पढ़ी जिसमें कि आजीवन बीमा, एक हमने एंडोमेंट प्लान पढ़ा यानी बंदोबस्ती प्लान पढ़ा। उसके बाद एंडोमेंट 2 तरीके के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तीसरा हमने जो पढ़ा वो पढ़ा धन वापसी, मनी बैक पॉलिसी, जिसमें एक फिक्स अवधि के बाद पैसा वापस आता था। अब असहभागी पॉलिसी को भी 2 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया है। जैसे पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज के ऊपर बात हो रही थी, तो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी का मतलब एलआईसी उसमें बोनस दे रही थी, लेकिन यहाँ पर उसको भी हमने 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया है। वो 2 हिस्से कौन से हैं? पहला है परिवर्तन जीवन बीमा, परिवर्ती, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस, और जो दूसरा है वो है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसके बारे में हम एक बार चर्चा करते हैं कि वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस ये किस तरह की है। वेरिएबल, आप सिर्फ इतना समझिए कि परिवर्तित जो हैं वो भी असहभागी, उसके में बोनस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ वो जो आपने प्रीमियम पे किया है बस वही आपको मैच्योरिटी में मिलता है। यूलिप एक जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। यूलिप क्या है? कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका पैसा जो है, अच्छा इससे पहले एंडोमेंट वगैरह पॉलिसी की बात करूं मैं, जो पैसा जाता है वो पूरी तरह से सेफ होता है और एलआईसी उस पे गवर्नमेंट को या दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज को ब्याज पे वो पैसा देती है, उससे उसको 7, 8, 9, 10% का जो भी रेट ऑफ ब्याज आता है वो बोनस के रूप में दिया जाता है एंडोमेंट और मनी बैक पॉलिसीज में।
कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, LI जो भी पॉलिसियां हैं वो ब्याज तो आए, लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट में रेट जो है अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि मार्केट में पैसा लगाया जाए, और मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको शेयर खरीदने पड़ते हैं, और जब ये शेयर के दाम बढ़ते हैं तो जो शेयर में पैसा लगाने वाला व्यक्ति होता है उसको इससे फायदा होता है। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर अगर आप खरीदते हैं तो आपको या तो बहुत अधिक फायदा होगा या बहुत अधिक नुकसान होगा। नुकसान इतना होगा कि आपका जो पैसा है वो जीरो भी हो सकता है। इसके लिए लोग बागों क्या करते हैं, LIC जैसी कंपनियों के माध्यम से शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाने का तरीका क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये ए के पास हैं, 10,000 रुपये फिर बी के पास हैं, और ऐसे हमारे पास 10 व्यक्ति हैं जिनके पास 10,000 रुपये हैं। ये अगर एक तरीका तो ये है ये खुद शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगा लें, तो अगर डायरेक्ट पैसा लगाएंगे तो इनका पैसा जीरो हो सकता है, इनको आइडिया भी नहीं है, इनको नॉलेज भी नहीं है। ये क्या करते हैं, इस पैसे को इकट्ठा करते हैं 1 लाख रुपए को, और इसकी यूनिट बना दी जाती है, 10-10 रुपए की इसकी यूनिट बनाई जाती है, मतलब 1,000 यूनिट। और 1,000 यूनिट में से इस 1 लाख रुपए से शेयर खरीदे जाते हैं, और उस शेयर को यूनिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उनकी जो वैल्यूज है, ठीक है, उन यूनिट्स को इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो 1 लाख रुपए से हम कई सारे शेयर खरीद पाएंगे। एक हमने रिलायंस का शेयर खरीदा, एक हमने IDBI का शेयर खरीदा, एक हमने मारुति का शेयर खरीदा, एक हमने TCS का, विप्रो का, अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदे। 10,000 रुपए से हम बहुत ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब 1 लाख रुपए से हमने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, अलग अलग पैसे को इन्वेस्ट कई जगह कर दिया। तो अब शेयरों के कई जगह, अब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो मुनाफा होता है, कोई कंपनी बेकार परफॉर्म करती है तो घाटा होता है। लेकिन ये जो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रखे जाते हैं, तो फंड मैनेजर जो है इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, वो पॉलिसी होल्डर के बिहाफ पे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं। अब वो डिवाइड कैसे करते हैं, वो 10,000 रुपए के 10 रुपए की एक यूनिट के हिसाब से इनको 1,000 यूनिट दे देंगे, ए को, बी को फिर 1,000 यूनिट मिल जाएंगी, और सी को 1,000 यूनिट मिल जाएंगी। तो वो यूनिट्स में पैसा लगाते थे। तो ऐसे प्लान जिनमें की यूनिट मिलती हैं और पैसा शेयर मार्केट में जाता था उनको यूलिप बोलते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इनमें बोनस नहीं मिलता, इसमें अगर शेयर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको फायदा होगा, और शेयर मार्केट नीचे जा रही है तो आपको नुकसान होगा। और हर यूनिट की जो कीमत है, जैसे हमने कहा यूनिट की वैल्यू हमने 10 रुपये रखी और 1,000 यूनिट हमने ए को दी, ठीक है, तो ये जो एक यूनिट की कीमत है वो उसको हम NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। जब मार्केट ऊपर चलती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर मान लीजिए 1,000 यूनिट ए को मिले और इनिशियल NAV 10 रुपये थी, कुछ टाइम के बाद मार्केट बढ़ी और NAV अगर 12 रुपये हो जाती है तो टोटल वैल्यू हो गई 12,000 रुपये। तो इसमें बोनस के LIC ने नहीं दिया, बट क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में था तो बोनस तो इसमें नहीं डला, नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल है, लेकिन शेयर मार्केट की ग्रोथ से इसमें रिटर्न्स आए। तो यही आप देखिए कि यूनिट लिंक्ड प्लान, इंश्योरेंस प्लान शेयर मार्केट पे आधारित होता है। यहाँ बोनस नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता। लोन क्यों नहीं मिलता, लोन अगर दे दिया 10,000 रुपए के ऊपर 9,000 और शेयर मार्केट गिर जाती है, आपकी NAV की वैल्यू 6 रुपये रह जाती है और आपके पास 1,000 थी, तो 6,000 रुपए आपके फंड वैल्यू थी, लोन कंपनी ने आपको 8,000 9,000 का दे दिया, तो कंपनी फिर कस्टमर के चक्कर काटती फिरेगी। वो सिस्टम कोई भी कंपनी जो है वो नहीं चाहती कि इतना ज़्यादा लोन दिया जाए या ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो कि कंपनी को कस्टमर के पीछे भागना पड़े। तो यहाँ लोन नहीं मिलता है। गारंटेड भी कुछ नहीं है, गैर गारंटेड होते हैं। अलाभ ग्राहिता पॉलिसी भी कहा जाता है। पॉलिसी के बीच में पैसे निकाले जा सकते हैं जिसे आंशिक आहरण कहते हैं। अब आंशिक आहरण का मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा कि ए है, ए के हमने 1,000 यूनिट 10 रुपए के दिए, कुछ समय के बाद यहाँ पर 1,000 यूनिट जो हैं वो 20 रुपए के हो गए, तो उसका पैसा डबल हो गया। अब अगर
पॉलिसी होल्डर को कुछ पैसे की जरूरत है, तो कुछ यूनिट्स, मान लीजिए 200 यूनिट्स उसने निकाले, तो 200 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से निकाले, तो कुल मिला के इसने जो पैसा निकाला वो 4000 रुपये निकाल लिया। बैलेंस रह गया 16000, वो LIC के पास इन्वेस्ट होता रहेगा। बाकी यूनिट्स बची इसमें 800 और वैल्यू थी 20, उसके हिसाब से ग्रोथ होती रहेगी, चलता रहेगा। जो पैसा बीच में निकाला उसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्शियल विड्रॉल। मतलब यूलिप जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर पार्शियल विड्रॉल की फ्लैग जो पॉसिबिलिटी है वो अवेलेबल होती है, लेकिन एंडोमेंट प्लान में नहीं। और इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। मनी बैक में एक फिक्स टाइम पीरियड पर ही पैसा मिलता है, यूलिप में एक फिक्स टाइम पीरियड पूरा होने के जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं। आंशिक मैच्योरिटी के बाद भी निधि को किस्तों में ले जाने का निपटान या भुगतान विकल्प होता है। अगर मान लीजिए एक टाइम पीरियड पूरा हुआ, आपके 10,000 के जो अमाउंट था उसमें 1 लाख रुपया हो गया, अब उस अमाउंट को भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये जो अमाउंट है इसको भी हम 1 लाख रुपए को भी आप LIC से रिक्वेस्ट करेंगे कि LIC आपको ये इंस्टॉलमेंट में दे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑप्शन। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट ऑप्शन इसको बोलते हैं। इसके बाद भी जो पैसा है वो आपको किस्तों में मिलेगा। आप 1 से लेकर 10 किस्तें बनवा सकते हैं। LIC जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देगी। और लेकिन ये सेटलमेंट ऑप्शन जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूलिप में नहीं है, ये किसी भी प्लान में, एंडोमेंट में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं निपटान भुगतान किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग तरीके दिए गए हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं, जैसे अभी बात हुई एंडोमेंट में तो सिर्फ एक थोड़ा अमाउंट मिलता है, शेयर मार्केट में कई बार अच्छे रिटर्न्स भी आते हैं, इसलिए लोग शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कुछ पैसा पूरी तरह से सेफ इन्वेस्ट हो, कुछ पैसा शेयर मार्केट में जाए। तो उन्होंने क्या किया, LIC जैसी कंपनियों ने उनको उनको यूलिप के अंदर फंड्स क्रिएट किए, निधियां बनाई, फंड्स क्रिएट। जैसे आमतौर पर 4 मेन फंड होते हैं। एक ग्रोथ, इसमें ऑलमोस्ट 100% जो पॉलिसी होल्डर का पैसा है वो शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। मतलब ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, या तो ज्यादा बिल्कुल पैसा डूबेगा या पैसा बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। संतुलित निधि, इसमें कहते हैं, इसको अगर कहें तो ये है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में क्या हो गया कि हमने जो 10,000 रुपये हमें मिले कस्टमर से, उसको हमने 5,000 रुपये हमने शेयर मार्केट में लगाया, 5,000 रुपये हमने डेट फंड में लगाया। डेट फंड मतलब जिसमें कि ब्याज की तरह से पैसा आता है, जैसे एंडोमेंट में होता है। तो उस एक पॉलिसी के अंदर हमने 2 फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर को दी। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कहते हैं कि मेरे को पूरा 100% शेयर में नहीं चाहिए, 50% आप शेयर में लगाइए, 50% आप सेफ रखिए, ताकि मॉडरेट रिटर्न आए लेकिन एंडोमेंट से ज़्यादा आए, और अगर मार्केट गिरे तो बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। क्योंकि ग्रोथ में 100% शेयर मार्केट में है तो पैसा डूब भी सकता है और रातों रात रहीस भी हो सकते हैं। लेकिन बैलेंस फंड में ना तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है, ना बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। इसी तरह से मिक्स्ड है, और ये है आपका निम्न जोखिम, ये बिल्कुल डेट फंड है। मतलब वही है कि जो जो फंड हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है, एक ग्रोथ है, एक बैलेंस्ड है, एक मिक्स फंड है, और एक डेट फंड है। डेट फंड का मतलब हो गया ये बिल्कुल जिसमें कि टोटली पैसा सेफ है, ग्रो तो करेगा धीरे धीरे लेकिन नीचे की तरफ का रास्ता नहीं है, पैसा कम कभी नहीं होगा लेकिन ग्रोथ लिमिटेड होगी। तो यूलिप में भी फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट लिंक्ड प्लान्स जो हैं इसलिए पॉपुलर हैं। अब हम बात करते हैं यूलिप के बाद हम बात कर रहे हैं सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज। यहां पर आप देखिए 45 वर्ष की आयु से कम एकल प्रीमियम। अब क्योंकि हम इंश्योरेंस कंपनी हैं, क्योंकि हम LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो हम इंश्योरेंस भी देते हैं। चाहे हमारा कोई भी प्लान आप ले लीजिए, उसमें आपको इंश्योरेंस तो मिलेगा। बीमा लेना तो अनिवार्य है, बीमा आपको हर हालत में लेना ही पड़ेगा।
आप सेविंग करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक ही बार प्रीमियम देना है, बार बार का प्रीमियम का हमने जो है लफड़ा रखना नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एकल प्रीमियम योजनाएं, सिंगल प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम योजनाएं। एक ही बार आपने किस्त दी, बीच में कोई किस्त नहीं दी और आपको मैच्योरिटी मिली। ठीक है, अब ये दो तरह की पॉलिसी हैं, ये यूलिप में भी आती हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में भी आती हैं, एंडोमेंट प्लान में भी आती हैं। 817 नंबर टेबल LIC का है, जिसमें एंडोमेंट में आपने एक बार पैसा लगा दिया, मिनिमम टर्म 10 साल, मैक्सिमम टर्म 20 साल, उसके बीच में आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं। इसमें प्रीमियम का इंश्योरेंस कवर जो है बीमा धन 125% होता है। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपया प्रीमियम दे रहा हूं तो इंश्योरेंस कवर जो है 1.25 लैक्स, 125% का मतलब होता है, गुना नहीं है ये, 125% का मतलब होता है गुना 125/100, तो इतना आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एकल प्रीमियम में प्रीमियम का 125% जो होता है वो बीमा कवर होता है सिंगल प्रीमियम में। वार्षिक प्रीमियम में ये रूल है आज की डेट में, ये मिनिमम है, दिस इज मिनिमम, कम से कम इतना तो होना चाहिए, ऊपर कितना भी हो। और अगर एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपया आ रहा है तो LIC ये कहती है, IRDA के नियम है, सिंगल प्रीमियम में 125% और रेगुलर प्रीमियम में या कह देंगे वार्षिक प्रीमियम में ये इंश्योरेंस कवर जो है इसका 10 गुने से ज्यादा होना चाहिए, 10 गुने से अधिक। ये बात समझने की है कि मिनिमम इंश्योरेंस कवर जो यहाँ पर ये बात हो रही है, ये इंश्योरेंस कवर के ऊपर बात हो रही है कि सिंगल प्रीमियम में प्रीमियम का 125% और वार्षिक में 10 गुना से 10 गुना या उससे अधिक अगर होगा तो आपको, तो ये पॉलिसी LIC में पॉसिबल है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आयु 45 से कम है तो ये कंडीशन थी, 45 से अधिक है तो ये आप देखिए इन्होंने क्या किया है, सिंगल प्रीमियम में का 110% इंश्योरेंस होना चाहिए और ईयरली प्रीमियम अगर आ रहा है, यहाँ पर 110% की बात आ गई अगर 45 से अधिक है, और यहाँ 10 गुने की बजाय 7 गुने में ही वो कंडीशन उन्होंने चेंज कर दी है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने इस प्लान में सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली, तो ये जितना भी हमने पढ़ा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम, बट ये जब आप बिजनेस करेंगे तो उस टाइम भी आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। अब हम बात करेंगे नए चैप्टर की, चैप्टर 11, 12 और 13। मैं फिर कहना चाहूँगा ये नोट्स इनका जो पर्पस है वो ये है कि आपको जानकारी थोड़ा सा बेसिक हो जाए किस किस तरह के टॉपिक हैं, और जब आप किताब पढ़ेंगे या क्वेश्चन बैंक करेंगे तो जो ये ट्रेनिंग है ये आपके काफ़ी काम आने वाली है। अब 11, 12 और 13 का जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ये अब जो करिकुलम है ये आप ऐसे समझ के चलिए कि फ्यूचर में भी काम आने वाला है। LIC का जब एजेंट बन जाएंगे तो उस टाइम भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी, तो इनको आप ध्यान से अच्छे से देखिएगा। बात करते हैं प्रस्ताव पत्र, ये प्रपोजल फॉर्म होता है। प्रस्ताव पत्र केवल प्रस्तावक द्वारा ही भरा जाना चाहिए। ऐसा किस लिए कंडीशन लगाई गई है कि प्रस्तावक द्वारा ही भरा जाना चाहिए? IRDA जिस संस्था का एग्जाम हम देना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये मानती है कि अगर प्रपोजल फॉर्म या प्रस्ताव पत्र जो भी है वो हम प्रस्तावक को ही देंगे तो वो अपने हाथ से सवाल पढ़ के उनके उत्तर ठीक से दे सकता है। क्योंकि अगर एजेंट उनके हाथ में प्रपोजल फॉर्म नहीं देता तो वो अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी लिख सकता है और प्रस्तावक को प्रश्नों के जो प्रश्न है पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ एजेंट कर सकता है। इसीलिए वो कहते हैं, IRDA कहता है कि प्रपोजल फॉर्म जो है वो कस्टमर के द्वारा ही भरवाया जाना चाहिए। यदि प्रस्तावक अनपढ़ है, असाक्षर है, तो कोई रिश्तेदार, दोस्त या एजेंट जो भी कोई उस फॉर्म को भर रहा है तथा उसके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान को अभिमान ये है
अभिप्रमाणित भी करेगा। हर फॉर्म के नीचे सिग्नेचर की एक जगह होती है। सिग्नेचर के बाद नीचे एक ऑप्शन होती है, जो लोग असाक्षर होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो वहां पर अंगूठा लगाते हैं। और जो भी संबंधी है, जो भी रिलेटिव वहां बैठा है, अगर कोई नहीं है तो एजेंट खुद वहां पर साथ करेगा, उसको प्रमाणित करेगा कि उसने उस अनपढ़ व्यक्ति को वो प्रपोजल फॉर्म पढ़कर अच्छी तरह से सुना दिया है, समझा दिया है, और फिर साइन किए गए हैं। आईआरडी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कोई फ्रॉड ना हो, इसीलिए उस व्यक्ति के अंगूठे के निशान को, जो कि बाएं हाथ का अंगूठे का निशान होगा, उसको अभिप्रमाणित भी करेगा। ये रिश्तेदार भी कर सकता है, दोस्त भी कर सकता है, जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित हो वो कर सकता है, और अगर कोई भी नहीं है तो एजेंट साइन करता है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। प्रपोजल फॉर्म के बाद एलआईसी में जब भी आप कभी केस लेके आएंगे या प्रपोजल फॉर्म या नई पॉलिसी लेके आएंगे, तो कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो आपको प्रपोजल फॉर्म चाहिए होता है, प्रॉपरली भरा हुआ, कस्टमर के हाथों से साइन हुआ हुआ। उसके साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? KYC। ये चाहे इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो, चाहे शेयर मार्केट इंडस्ट्री हो, केवाईसी को बड़ी तवज्जो दी जाती है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ये फिक्स होते हैं। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, अपने कस्टमर को पहचाने। आप यहाँ पर देखेंगे नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स, अपने ग्राहक को जाने। इसमें ये हर जगह, चाहे बैंक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे कहीं पर भी, फोटो, पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, ये 4 डॉक्यूमेंट हमेशा चाहिए होते हैं। और इसको अगर मेरे हिसाब से बोला जाए तो तुरंत आप याद कर सकते हैं, एज, आईडी, एड्रेस, फोटो। ये आप अगर तुरंत बोलेंगे एज, आईडी, एड्रेस, फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। अब एज प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आते हैं, आईडी किसको कहते हैं, एड्रेस प्रूफ में क्या क्या आते हैं, और फोटो तो फोटो होता ही है। तो इनको डिटेल में हम थोड़ा सा स्टडी देखते हैं क्या है। एज प्रूफ, कोई भी ऐसा प्रूफ जिसके ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। इसको भी कई हिस्सों में हमने डिवाइड किया हो गया है, स्टैंडर्ड एज प्रूफ और नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ यानी कि मानक एज प्रूफ और अमानक एज प्रूफ, जो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, जिन पर जन्म तिथि लिखी होती है वो मानक होते हैं। कौन सा? स्कूल सर्टिफिकेट, 10वीं का चलता है ये। 10वीं में अगर स्कूल सर्टिफिकेट आपका है जिसकी जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, तो बार बार आप 10th करने नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये माना जाता है कि स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। जन्म का प्रमाण पत्र बार बार नहीं बनता, एक ही बार बनता है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, इसीलिए उसको जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है। विवाह का प्रमाण पत्र जो है ये नहीं माना जाता, लेकिन पासपोर्ट जो है, ये यहाँ गलती से लिखा है मेरे ख्याल में, पासपोर्ट को भी, पासपोर्ट जब बनता है तो स्कूल सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ही एज प्रूफ लिया जाता है। तो पासपोर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण एज प्रूफ माना जाता है जितना कि स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो उस केस में पैन कार्ड, जो स्थायी खाता संख्या कार्ड है, जिसको कि परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड कहा जाता है, वो भी जो है एज प्रूफ में चल जाता है। ये आज से लेकर सिर्फ एग्जाम पास करने के तक नहीं, ये इसके बाद भी काम आते रहेंगे। तो एज प्रूफ को उसी हिसाब से देखिए कि स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, डीएल और पैन कार्ड, ये सब स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड में आता है वोटर कार्ड, आधार कार्ड। ये डॉक्यूमेंट्स थोड़ा आप याद रखिएगा, आज भी और फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए भी। आईडी प्रूफ वो होता है, ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड में आ गए, वोटर कार्ड और आधार कार्ड। यहाँ पर लिखा हुआ पहचान पत्र, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति, स्वयं की घोषणा। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना वोटर कार्ड होता है ना आधार कार्ड होता है, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होता है वो भरते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब स्वयं की घोषणा, कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं 50 साल का हूँ। तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसको भी एज प्रूफ में मांगते हैं। लेकिन इन स्टैंड एज प्रूफ के ऊपर जो इंश्योरेंस कवर है वो 2 लाख, 3 लाख या हद मार के 5 लाख से ऊपर इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता। स्टैंडर्ड एज प्रूफ अगर है तो कितने का भी आप बीमा, कितना भी बड़ा बीमा आप कर सकते हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़।
आईडी प्रूफ वो जिसमें कि नाम लिखा होता है और फोटो साथ होता है। क्या हो सकते हैं ऐसे प्रूफ? अच्छा, यहाँ पर उन्होंने हालांकि दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा। आईडी प्रूफ में आता है आपका नाम और फोटो, कुछ भी, पैन कार्ड आ गया, डीएल आ गया, पासपोर्ट आ गया, वोटर कार्ड, आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ में कोई भी ऐसे प्रूफ जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हो और फोटो। तो कुल मिला के केवाईसी में ये हर जगह है। जब भी कभी आप बैंक में जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो केवाईसी अनिवार्य है। तो जब आप पॉलिसी देंगे तो प्रपोजल फॉर्म और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी अपने उसके साथ लगाएंगे। इसके बाद आते हैं प्रस्ताव पत्र पर 15 दिन में निर्णय लिया जाना चाहिए। आपने अगर किसी भी पार्टी ने फॉर्म भर के दिया है तो 15 दिन के अंदर अगर एजेंट ने वो उससे पैसे लिए हैं, उससे रसीद ली है, उससे चेक लिया है, तो 15 डेज के अंदर अंदर उसको एफपीआर देनी चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर उसमें एफपीआर इश्यू हो जानी चाहिए, फर्स्ट प्रीमियम रसीट। एफपीआर कई बार फुल फॉर्म अगर कोई पूछे, एफपीआर फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, पहले किस्त जमा होने की जो रसीद है उसको एफपीआर बोलते हैं। और जिस दिन ये इशू होती है उस दिन से उसका रिस्क कवर चालू हो जाता है। उस दिन से, उस पल से, जैसे ही काउंटर के बाहर आपको एफपीआर मिलती है, आपका इंश्योरेंस कवर तुरंत चालू हो जाता है। 30 दिनों के अंदर आमतौर पर यह समय रखा जाता है, 30 दिन। पॉलिसी दस्तावेज जो पॉलिसी बॉन्ड है, एफपीआर आने के बाद 30 दिन के अंदर, ये स्टैंडर्ड रूल है, 30 डेज के अंदर उसको पॉलिसी बॉन्ड मिलना चाहिए। लेकिन बहुत सी कंपनियों में, इवन एलआईसी में भी कई बार 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन रूल ये कहता है कि 30 दिन के अंदर उसको पॉलिसी बॉन्ड मिलना चाहिए, जिसको हम पॉलिसी दस्तावेज कहते हैं। पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद का टाइम, अगर मान लीजिए किसी एजेंट ने किसी पॉलिसी होल्डर को कुछ गलत पॉलिसी सेल कर दी, उसकी एफपीआर आ गई। अब कहीं से पता चलता है कि एजेंट ने, पार्टी को पता चलता है, क्लाइंट को पता चलता है कि एजेंट ने उसको गलत पॉलिसी सेल बेच दी है, तो जो एफपीआर वाला पार्ट है और वो उस पॉलिसी को वापस करना चाहता है, तो इसके लिए भी आईआरडीए ने प्रावधान रखा हुआ है कि पॉलिसी बॉन्ड जब भी कभी रिसीव होगा क्लाइंट को, उसके 15 दिन के अंदर वह पॉलिसी वापस कर सकता है। और इस 15 दिन के टाइम पीरियड को हम कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। मतलब अगर पॉलिसी, अब देखिए एफपीआर कब आई है और ये 15 दिन कब से चालू होता है, जब पॉलिसी बॉन्ड उसको मिलता है उसके 15 दिन के बाद। चाहे इस बीच में 2.5 महीने हो गए हों, 3 महीने हो गए हों, उससे नहीं। कस्टमर को पॉलिसी बॉन्ड कब से रिसीव हो रहा है, उसके 15 दिन के अंदर कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू होता है। उस 15 दिन के अंदर उस पॉलिसी को हम वापस कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फ्री लुक इन पीरियड भी होता है, फ्री लुक पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड भी बोलते हैं, फ्री लुक पीरियड भी बोलते हैं। और ये कहते हैं हिंदी में कूलिंग ऑफ कहते हैं, ये उपशमन अवधि, ये हिंदी वाले लोग इस पर ध्यान दें कि उपशमन अवधि भी इसको कहते हैं, इसमें पॉलिसी बंद की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिसी इशू हो गई। पहले हमने देखा कि प्रपोजल फॉर्म हमें मिला, प्रपोजल फॉर्म के बाद हमने केवाईसी दे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट लेने के बाद हमने पॉलिसी ब्रांच में जमा कराई, ब्रांच में जाने के बाद हमें एफपीआर मिली, एफपीआर के बाद हमने उसको पॉलिसी वगैरह सारा दे दिया। अब बात आती थी उसकी रिन्यूअल प्रीमियम की। अब कुछ समय के बाद उसका प्रीमियम ड्यू हुआ, प्रीमियम ड्यू भी होता है, तो उस पे भी मान लीजिए हम कहते हैं 25 दिसंबर को प्रीमियम ड्यू था। इस 25 दिसंबर के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई पॉलिसी होल्डर ऐसा है जो टाइम पे प्रीमियम एग्जैक्ट नहीं दे पाया, तो उसके लिए हमने ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, ठीक है। या हिंदी में इसको अनुग्रह अवधि बोलते हैं, अनुग्रह अवधि, जिसमें कि आपको अगर टाइम, उस टाइम पीरियड में आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी तो उसके बाद भी कुछ टाइम पीरियड मिलता है। वो टाइम पीरियड कैसे है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड लेते हैं। मोड, मोड को अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो प्रीमियम भरने की क्या आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, किस कितने दिन में कौन सा आपने मोड लिया हुआ है। मंथली मोड लिया हुआ है तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है।
ये रियायती अवधि लिखा हुआ है, अनुग्रह अवधि लिखा हुआ है। अगर 15 आपने मंथली प्रीमियम ऑप्ट किया है, आप कहते हैं मैं मंथली प्रीमियम भरना चाहता हूँ, जो कि LIC में सिर्फ ECS के माध्यम से है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से है, तो 15 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। इसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है और आपको अगर दोबारा पेमेंट करनी है तो पेनल्टी के साथ पेमेंट करते हैं। और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अगर मोड लिया हुआ है तो पूरे 30 दिन का आपको अनुग्रह अवधि, ग्रेस पीरियड या रियायती समय, रियायती अवधि मिलती है, 30 या 31 दिन, जैसा भी जिस भी मंथ में वो ड्यू होता है। तो ये एक बात इंपॉर्टेंट है, वो समझ लीजिए, कस्टमर को बताने की होती है। अनुग्रह अवधि के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, पॉलिसी को चालू माना जाएगा। इस दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, आप समझिए यहाँ पर दावा उत्पन्न होता है तो आखिरी प्रीमियम काटकर, अब आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ग्रेस पीरियड किसी व्यक्ति को दिया गया और इस बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम डेथ क्लेम में से क्या देंगे, डेथ क्लेम में से जो उसका प्रीमियम ड्यू था वो काट लेंगे और उसको वापस कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए किसी की 2 लाख रुपए की पॉलिसी थी, 25 दिसंबर को ड्यू थी, 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी, इसने 25 दिसंबर को पेमेंट नहीं करी, इसको हमने, और मोड था ईयरली, तो इसको 25 जनवरी तक का टाइम मिला हुआ है। इस बीच में इसको यहाँ पर 5 जनवरी को इसकी डेथ हो जाती है। डेथ पे 2 लाख रुपए उसको कंपनी को देने हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर वो 25 दिसंबर को पेमेंट करता तो LIC के खाते में ये किस्त तो आ चुकी होती, जो कि अभी भरी नहीं गई है अनुग्रह अवधि के कारण। तो डेथ पे क्या देंगे, इस पैसे में से ये पैसा काट लेंगे और बाकी 1,90,000 उसको दे देंगे। तो ये बिल्कुल साफ सीधी सी बात है कि हम पैसा जो भी, अगर ग्रेस अवधि के दौरान डेथ होती है तो जो भी आखिरी प्रीमियम होगा उसको काट के उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इस ग्रेस पीरियड में या इस अनुग्रह अवधि के दौरान भी आपने किस्त नहीं भरी तो पॉलिसी को लैप्स माना जाता है। मतलब उसके बाद अगर डेथ होती है तो, अगर उसके बाद भी डेथ हो जाती है तो किसी तरह का कोई इंश्योरेंस कवर, ये जो 2 लाख रुपए का कवर है, अगर आपने ग्रेस पीरियड के बीच में पेमेंट नहीं करी तो इसको, ये खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। पार्टी को क्या मिलेगा, जितना उसने प्रीमियम दिया है वो बोनस जो भी मिलता होगा। ठीक है, इस अवधि के बाद कालातीत लैप्स माना जाता है। पॉलिसी को पुनर्जीवित करने के लिए KYC नॉर्म्स, दोबारा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, और यदि ग्राहक को लोन लिया हुआ है, ब्याज लिया हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें उसको वापस करनी पड़ती हैं, तभी वो चीजें चालू हो पाती हैं। तो पुनर्जीवन, पुनर्जीवन मतलब रिवाइवल, पॉलिसी को रिवाइवल करने के लिए भी आपको KYC नॉर्म्स, जो बिल्कुल शुरू में आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कस्टमर को देने पड़ेंगे। ठीक है, और जब पॉलिसी रिवाइव होती है तो वो सारी कंडीशंस देखी जाती हैं, चाहे वो सद्भावना का सिद्धांत है, चाहे वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, चाहे वो अटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत है। जब भी वो रिवाइव होगी पॉलिसी, वो सारे सिद्धांत दोबारा चेक किए जाएंगे। तो इसलिए कोशिश की जानी चाहिए कि पॉलिसियां लैप्स ना हो। अब इसके बाद कई बार क्या होता है कि पॉलिसी इश्यू हो गई, सारी चीज़ पॉलिसी ठीक चल रही है, टाइम से कस्टमर पे कर रहा है, फिर एक चीज़ आती है जो यहाँ पर, यहाँ नामांकन में आप की बात करते हैं, तो उसमें जब फॉर्म हमने भरा था तो उसमें हमने नमिति बनाया था। नमिति, नमिति कौन है, जो बीमित व्यक्ति के कुछ दुर्घटना होने के केस में जिसको पैसे मिलते हैं वो नमिति होता है। ठीक है, तो ये नमिति हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग कर्ज ले लेते हैं। जब भी कर्ज लेते हैं किसी से तो LIC की पॉलिसी को उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब राम यहाँ पर श्याम से 50,000 रुपए कर्ज लेता है, लेकिन राम के नाम पे एक पॉलिसी चल रही है 5 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए की पॉलिसी इसके नाम पे चल रही होती है, 5 लाख रुपए की पॉलिसी चल रही होती है। तो राम क्या करता है, राम कहता है कि जब तक श्याम में आपके पैसे नहीं देता 50,000 रुपए, आप इस पॉलिसी को अपने नाम पे ले लीजिए। इसको ट्रांसफर बोलते हैं।
ट्रांसफर वो पॉलिसी कर देता है, ऐसा संभव है, लेकिन इसे बीमा की लैंग्वेज में इसको असाइनमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट, राम ने श्याम को अपनी पॉलिसी असाइन कर दी, और इस प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं सामानुदेशन। सामानुदेशन, राम की पॉलिसी थी, श्याम को दे दी, सामानुदेशन हो गया, इसकी पॉलिसी श्याम के पास आ गई। अब देखिए, जो पॉलिसी लेने वाला होता है, श्याम यहाँ पर पॉलिसी के नाम पे आ गई है, तो यहाँ पर श्याम जो है सामानुदेशती है, ये जो है, ठीक है, असाइनर ये है, राम जो है वो असाइनर है, और ये असाइनी। तो यहाँ पर असाइनी को बोल रहे हैं सामानुदेशती। सामानुदेशन, गिरवी रखना, राम ने अपनी पॉलिसी सामानुदेशन कर दिया, असाइन कर दी, श्याम को गिरवी रख दी इसके पास, कि जब तक वो श्याम के पैसे नहीं देगा वो पॉलिसी उसके पास गिरवी रहेगी। ठीक है, अब यहां पर वापस देखिए, ऋण देने वाला सामानुदेशती हस्ताक्षर व्यक्ति, कौन दे रहा है, यहां पर इसने इसको असाइन कर दी। कई बार श्याम से पॉलिसी ना लेके लोग जो हैं वो पॉलिसी LIC को भी लोन लेना चाहते हैं, तो LIC भी सेम गारंटी के तौर पे उसका पॉलिसी बॉन्ड अपने पास रख लेती है। जब वो वापस LIC का ऋण, लोन ब्याज सहित वापस करता है, तो LIC उसको वापस पॉलिसी दे देती है। तो यहाँ पर भी असाइनमेंट होता है, सामानुदेशन यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ। अब जब पॉलिसी राम की थी तो इसका एक नॉमिनी था, सीता, लेकिन और नॉमिनी किस लिए था कि अगर राम की मैच्योरिटी होती तो राम को मिलती, राम के साथ कोई दुर्घटना होती तो सीता को पैसे मिलते। लेकिन अब पॉलिसी श्याम को असाइन कर दी गई है, तो ये जो नॉमिनी है इसका रोल अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होगी तो पैसे श्याम को मिलेंगे, अगर मैच्योरिटी होगी तो पैसे श्याम को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर अधिकारों का हस्तांतरण हो गया, परम पूर्ण निरपेक्ष शर्त, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिएगा कि ये तो साइन करने वाली तो अथॉरिटी चेंज हो ही गई, लेकिन सामानुदेशती हस्ताक्षरी व्यक्ति नमिति बनाने का अधिकार नहीं होता। यहाँ पर नॉमिनी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, लेकिन जिसके नाम पे पॉलिसी आई है श्याम, जो कि कौन है, सामानुदेशती है, इसको भी अधिकार नहीं है कि ये नॉमिनी आगे बनाए, इसको ये टेम्परेरी बेसिस पे मिली हुई है। अब जो पॉलिसी है, चाहे वो LIC को असाइन की गई, चाहे वो श्याम को असाइन की गई, ये भी दो कंडीशंस होती हैं इसमें। एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट, पूरी तरह से असाइनमेंट हो गई, मतलब आप यहाँ पर देखिए, परम पूर्ण निरपेक्ष, पूरी तरह से ये श्याम को मिल गई है, अब श्याम को कभी वापस नहीं करनी। श्याम, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट या पूर्ण निरपेक्ष नाम से जो किया गया है, और नामांकन उसमें रद्द हो गया होता है। तीसरी होती है कंडीशनल असाइनमेंट, या कहेंगे सशर्त सामानुदेशन, उसमें जिस दिन राम श्याम के 50,000 रुपये वापस कर देगा, ये पॉलिसी इसको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सर्कल जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, तो ये समझना बहुत जरूरी है। नामांकन कोई भी किया जा सकता है, कितने भी किए जा सकते हैं और किसी भी अनुपात में। अब ये तो हमने सामानुदेशन के बारे में पढ़ा, नॉमिनी के बारे में स्टेटमेंट ये है, आप कितने भी नॉमिनी बना सकते हैं, एक नॉमिनी बना सकते हैं, दो नॉमिनी बना सकते हैं। मान लीजिए राम है, यहाँ पर राम है, राम ने एक पॉलिसी ली 5 लाख रुपए की, तो इसके नॉमिनी जो हैं लव भी हो सकते हैं, कुश भी हो सकते हैं, और सीता भी हो सकती है, तीन भी हो सकते हैं। शेयर वाइज भी हो सकते हैं, किसी अनुपात में 10% इसको मिले, 10% इसको मिले, और 80% इसको मिले, ये भी हो सकता है। तो कितने भी नॉमिनी किसी भी अनुपात में बनाए जा सकते हैं, ये भी समझने की जरूरत है, कोई भी और किसी को भी। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी चैप्टर नंबर इसके बारे में, 11, 12, 13 के बारे में।